दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कर्ज चुकाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है? मेहनत से पैसे कमाकर, किसी से उधार लेकर, या फिर कोई ऐसा तरीका जो न सिर्फ कर्ज चुकाए बल्कि कर्ज देने वाले के घमंड को भी चकनाचूर कर दे। आज की कहानी एक ऐसे ही अनोखे तरीके की है। यह कहानी है अमनपुर शहर की और हमारे प्यारे मुल्ला नसीरुद्दीन की। मुल्ला जी अपनी सादगी और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे, लेकिन उस दिन उनके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान नहीं बल्कि चिंता की गहरी लकीरें थीं। और इस चिंता की वजह थे शहर के सबसे अमीर और सबसे कंजूस सेठ भैरों सिंह। सेठ भैरों सिंह का नाम सुनकर ही लोग कांप उठते थे। वो पैसे उधार तो देता था, पर उसकी शर्तें जहरीले बिच्छू के डंक से भी ज्यादा खतरनाक होती थीं। वो सिर्फ अपना पैसा वापस नहीं लेता था, बल्कि उधार लेने वाले की इज्जत और स्वाभिमान को भी सरे बाजार नीलाम कर देता था। हुआ यूं था कि कुछ महीने पहले मुल्ला के एक गरीब पड़ोसी करीम की बेटी की शादी थी। करीम के पास फूटी कौड़ी नहीं थी। उसकी आंखों में बेबसी देखकर मुल्ला का दिल पिघल गया। उन्होंने अपनी इज्जत दांव पर लगाकर सेठ भैरों सिंह से 100 चांदी के सिक्कों का कर्ज ले लिया, ताकि करीम की बेटी का घर बस सके। वादा था कि 3 महीने बाद ठीक दोपहर के वक्त मुल्ला यह कर्ज चुका देंगे। और आज वही 3 महीने की आखिरी तारीख थी। सूरज सिर पर चढ़ रहा था और मुल्ला की जेब खाली थी। उन्होंने बहुत कोशिश की, छोटे मोटे काम किए, पर 100 सिक्के जोड़ना उनके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा था। दोपहर होने में कुछ ही घंटे बाकी थे, तभी सेठ भैरों सिंह अपने 4 लठैतों के साथ बाजार में गरजता हुआ आया। उसने जानबूझकर मुल्ला को भरी भीड़ में रोका। सेठ भैरों सिंह ने अपनी मोटी आवाज में व्यंग्य करते हुए कहा, क्यों मुल्ला जी, आज तो बड़ी रौनक है आपके चेहरे पर। लगता है मेरे 100 सिक्के तैयार हैं? या फिर शहर की जेल की ठंडी हवा खाने का इरादा है? लोग रुककर यह तमाशा देखने लगे। मुल्ला ने शांति से जवाब दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, सेठ जी, वादा किया है तो निभाऊंगा। दोपहर तक का वक्त है अभी। सेठ भैरों सिंह जोर से हंसा। उसकी हंसी किसी कर्कश कौवे जैसी थी। दोपहर? अरे तुम क्या चुकाओगे? तुम्हारी कुल संपत्ति, तुम्हारा यह मरियल गधा और ये फटे कपड़े हैं। सुनो सब लोग, उसने भीड़ की तरफ मुड़कर चिल्लाया, आज दोपहर को इसी चौक पर मैं इस मुल्ला की पगड़ी उतारकर इसकी इज्जत का जनाजा निकालूंगा। मैं चाहता हूं कि पूरा शहर देखे कि सेठ भैरों सिंह से उधार लेने का अंजाम क्या होता है। यह कहकर वो घमंड से अकड़ता हुआ चला गया। मुल्ला का चेहरा शांत था, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह अपमान की आग नहीं, बल्कि एक योजना की चिंगारी थी। उन्होंने तय कर लिया था कि वो कर्ज तो चुकाएंगे, पर अपने अंदाज में, ऐसा कि सेठ भैरों सिंह जिंदगी भर याद रखेगा। मुल्ला अपने घर गए और अपनी पुरानी संदूकची खोली। उसमें मुश्किल से 50 सिक्के थे, जो उन्होंने रात दिन मेहनत करके जोड़े थे। बाकी के 50 सिक्के वो कहां से आएंगे? मुल्ला ने एक लंबी सांस ली और शहर की तरफ निकल पड़े। लेकिन वो किसी से पैसे मांगने नहीं गए। उनका रास्ता कुछ और ही था। वो सबसे पहले पहुंचे एक बढ़ी के पास। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बढ़ी से कहा, सलाम अकबर भाई, मुझे शहर का सबसे लंबा, सबसे मजबूत बांस का खंभा चाहिए, आज ही। बढ़ी हैरान हुआ, पर मुल्ला का सम्मान करता था, इसलिए काम पर लग गया। इसके बाद मुल्ला पहुंचे एक दर्जी के पास। मुल्ला नसीरुद्दीन ने दर्जी से कहा, रहमत चाचा, मुझे एक छोटा सा रेशमी थैला सिलकर दो। बिल्कुल वैसा जैसा अमीर लोग अपनी मोहरें रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
दर्जी ने भी हैरानी से सिर हिलाया और थैला सिलने लगा। मुल्ला का आखिरी पड़ाव था शहर का मुनादी करने वाला ढोलकिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसे एक सिक्का देते हुए कहा, जाओ और पूरे शहर में यह ढिंढोरा पीट दो। सुनो, 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 आज दोपहर शहर के चौक पर एक चमत्कार होने वाला है। मुल्ला नसीरुद्दीन सेठ भैरों सिंह का कर्ज चुकाएंगे, पर जमीन से नहीं, आसमान से। जिसे भी यह करिश्मा देखना हो वो वक्त पर पहुंच जाए। यह मुनादी सुनते ही पूरे शहर में सनसनी फैल गई। आसमान से कर्ज, यह कैसे हो सकता है? क्या मुल्ला पागल हो गए हैं या उनके हाथ कोई जादुई चिराग लग गया है? हर कोई उत्सुक था। दोपहर होते होते शहर का चौक लोगों से खचाखच भर गया। सेठ भैरों सिंह अपनी हवेली की सबसे ऊंची बालकनी में एक शानदार मसंद पर बैठकर यह सब देख रहा था। उसका चेहरा घमंड और जीत की मुस्कान से दमक रहा था। उसे यकीन था कि मुल्ला आज बुरी तरह जलील होने वाला है। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर वहां पहुंचे। उनके पीछे पीछे बढ़ी वो लंबा चौड़ा बांस का खंभा लेकर आ रहा था। लोगों ने मुल्ला के लिए रास्ता बना दिया। मुल्ला ने बढ़ी को इशारा किया और वो खंभा ठीक चौक के बीचों बीच सेठ भैरों सिंह की बालकनी के ठीक सामने गड़वा दिया गया। खंभा इतना ऊंचा था कि उसका सिरा लगभग सेठ की बालकनी के बराबर पहुंच रहा था। अब मुल्ला ने एक लंबी रस्सी निकाली। उसका एक सिरा खंभे की चोटी पर बांधा और दूसरा सिरा सेठ भैरों सिंह की बालकनी की रेलिंग की तरफ फेंक दिया। मुल्ला ने ऊंची आवाज में सेठ से कहा, सेठ जी, मेहरबानी करके रस्सी का दूसरा सिरा अपनी रेलिंग से कसकर बांध दीजिए। सेठ को यह सब मजाक लग रहा था। उसने हंसते हुए अपने नौकर को इशारा किया और रस्सी बंधवा दी। अब खंभे और बालकनी के बीच एक ढलान वाली रस्सी तन गई थी। भीड़ में फुसफुसाहट हो रही थी। यह मुल्ला क्या सर्कस दिखाने वाला है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने भीड़ की तरफ मुड़कर हाथ जोड़कर एक घोषणा की। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, भाइयों और बहनों, आप सब गवाह हैं कि मैंने सेठ जी से 100 चांदी के सिक्के उधार लिए थे और आज चुकाने का वादा किया था। सेठ जी चाहते थे कि यह एक तमाशा बने, तो लीजिए, तमाशा हाजिर है। मैंने कहा था कि मैं यह कर्ज आसमान से चुकाऊंगा। यह कहकर मुल्ला ने अपने फटे हुए कुर्ते की जेब से वो छोटा सा रेशमी थैला निकाला जो उन्होंने दर्जी से सिलवाया था। फिर जो हुआ उसे देखकर सब हैरान रह गए। करीम, जिसकी बेटी की शादी के लिए मुल्ला ने कर्ज लिया था, आगे आया और उसने अपने पल्लू से 10 सिक्के निकालकर मुल्ला के थैले में डाल दिए। फिर एक सब्जी वाली आई, उसने 5 सिक्के डाले। एक कुम्हार, एक मोची, एक किसान। एक एक करके शहर के वो गरीब और मेहनती लोग आगे आते गए जिनकी मुल्ला ने कभी न कभी मदद की थी। उन्होंने अपनी छोटी छोटी बचत से 1, 2, 5 सिक्के मुल्ला के थैले में डालने शुरू कर दिए। देखते ही देखते मुल्ला के अपने 50 सिक्कों के साथ मिलकर वो थैला 100 चांदी के सिक्कों की खनक से भर गया। यह आसमान से आया पैसा नहीं था, यह लोगों के दिलों से निकला प्यार और सम्मान था। सेठ भैरों सिंह यह देखकर गुस्से से लाल हो गया। यह उसकी योजना का हिस्सा नहीं था। अब असली तमाशा शुरू होने वाला था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस रेशमी थैले का मुंह कसकर बांधा और उसे अपनी कमर में खोस लिया। और फिर एक कुशल कलाबाज की तरह वो उस लंबे बांस के खंभे पर चढ़ना शुरू हो गए। लोग सांस रोके देख रहे थे। एक अधेड़ उम्र का मुल्ला बंदर की तरह उस चिकने खंभे पर चढ़ रहा था। सेठ भैरों सिंह की आंखें भी हैरानी से फटी रह गईं। मुल्ला चढ़ते गए और आखिरकार खंभे की चोटी पर पहुंच गए।
अब वो सेठ भैरों सिंह की बालकनी के ठीक सामने हवा में थे। नीचे हजारों लोगों की भीड़ और सामने बालकनी में बैठा घमंडी सेठ। मुल्ला ने खंभे की चोटी पर बैठकर आसमान की तरफ हाथ उठाए, जैसे वो कोई प्रार्थना कर रहे हों। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जोर से चिल्लाकर कहा, ऐ मेरे खुदा, तू गवाह है कि मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूं। मैं जमीन पर नहीं, आसमान और जमीन के बीच में हूं, और यहीं से मैं अपना कर्ज अदा करूंगा। फिर वो सेठ भैरों सिंह की तरफ मुड़े। सेठ की आंखें उस सिक्कों से भरे थैले पर गड़ी थीं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, सेठ जी, आप एक महान और अमीर आदमी हैं। मैं एक अदना सा इंसान आप तक पहुंचने की हैसियत नहीं रखता। आप अपनी बालकनी में ऊंचे बैठे हैं, मैं नीचे जमीन पर रहता हूं। इसलिए कर्ज चुकाने के लिए मुझे आसमान तक आना पड़ा। अब अपने हाथ आगे बढ़ाइए और अपना कर्ज ले लीजिए। सेठ भैरों सिंह के पास कोई चारा नहीं था। उसे अपना पैसा चाहिए था। उसने अपनी मखमली गद्दी से उठकर बालकनी के किनारे आकर अपने दोनों हाथ आगे फैला दिए, ठीक वैसे ही जैसे कोई भिखारी भीख मांगने के लिए हाथ फैलाता है। जैसे ही सेठ ने हाथ फैलाए, मुल्ला ने सिक्कों से भरे उस रेशमी थैले को उस रस्सी पर रख दिया और उसे हल्का सा धक्का दे दिया। सर्रर्र की आवाज के साथ वो थैला रस्सी पर फिसलता हुआ सीधा सेठ भैरों सिंह के फैले हुए हाथों में जा गिरा। झन की आवाज के साथ 100 सिक्के सेठ के हाथों में थे। कर्ज चुक गया था। एक पल के लिए चौक में सन्नाटा छा गया। फिर किसी को मुल्ला की चाल समझ में आई, और फिर ऐसी हंसी और तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी जो अमनपुर ने पहले कभी नहीं सुनी थी। मुल्ला धीरे धीरे खंभे से नीचे उतर आए। सेठ भैरों सिंह शर्म और गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उसके हाथ में उसके 100 सिक्के तो थे, पर आज उसकी इज्जत सरेआम नीलाम हो चुकी थी। मुल्ला भीड़ के बीच में आए और उन्होंने अपनी शांत पर दमदार आवाज में कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, सेठ जी, आपने कहा था कि आप मेरी पगड़ी उतारेंगे। आपने कहा था कि आप मेरा तमाशा बनाएंगे। देखिए आज क्या हुआ। मैंने अपना कर्ज चुकाया, पर किस कीमत पर? आज पूरा शहर गवाह है कि अमनपुर के सबसे बड़े सेठ को एक मामूली मुल्ला से अपना पैसा लेने के लिए एक भिखारी की तरह हाथ फैलाने पड़े। मुल्ला एक पल रुके और फिर उनकी आवाज में एक गहरी सीख थी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने आगे कहा, याद रखिए सेठ जी, कर्ज लेना मजबूरी हो सकती है, पर किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाना और उसकी इज्जत से खेलना सबसे बड़ा गुनाह है। आपने मुझसे 100 सिक्के वापस लेने के लिए अपनी लाखों की इज्जत गंवा दी। आज मैं कर्ज से आजाद हो गया, पर आप जिंदगी भर के लिए इस अपमान के कर्जदार हो गए। यह सुनकर सेठ भैरों सिंह के पास कहने को कुछ नहीं बचा। वो सिक्कों समेत अपनी बालकनी से अंदर भाग गया, जैसे उसे बिच्छुओं ने डस लिया हो। तो दोस्तों, यह थी मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानी, जिसने हमें सिखाया कि सम्मान और स्वाभिमान दुनिया की किसी भी दौलत से बढ़कर हैं। अगर आपको मुल्ला का कर्ज चुकाने का यह अनोखा तरीका पसंद आया हो और आप भी मानते हैं कि इंसान की इज्जत सबसे बड़ी चीज है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपको इस कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और इस शानदार कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि यह सीख हर किसी तक पहुंचे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी 2। यह कहानी उस वक्त की है जब मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम पूरे शहर में मशहूर था, लेकिन वजह उनकी बुद्धि और अजीबोगरीब हरकतें दोनों थीं। उस जमाने में सुल्तान करीम शाह नाम का एक राजा था, जिसे अपनी तारीफ सुनना दुनिया की सबसे प्यारी चीज लगती थी।
कोई भी दरबारी अगर राजा की तारीफ करता तो उसे इनाम मिलता। कोई कवि राजा की शान में कविता पढ़ता तो सोने का सिक्का उसकी जेब में डाल दिया जाता। राजा के कान तारीफ सुन सुनकर इतने मीठे हो चुके थे कि अगर किसी ने कुछ सच बोला तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाते। शहर में यह बात फैल चुकी थी। राजा को खुश करना है तो बस उसकी चापलूसी करो। एक दिन मुल्ला चाय की दुकान पर बैठे थे। पास की मेज पर दो व्यापारी बातें कर रहे थे। पहला बोला, अरे भाई, मैंने राजा की तारीफ में इतनी बातें कहीं, फिर भी मुझे सिर्फ 2 सिक्के मिले। दूसरा व्यापारी हंसते हुए बोला, तुम्हें पता नहीं, राजा अब पुराने तरीके से खुश नहीं होते। अब तो उन्हें नई नई बातें सुननी होती हैं। मुल्ला ने चाय का घूंट लिया और मन ही मन सोचा, अगर राजा तारीफ सुनकर खुश होते हैं तो क्या होगा अगर मैं उल्टा कर दूं? मतलब गाली देकर देखूं? मुल्ला के दिमाग में बिजली सी कौंध धी। तारीफ तो सब करते हैं, पर गाली? अरे वो तो सबसे अलग होगी। रात को मुल्ला ने लालटेन जलाई, कलम उठाई और एक मोटा सा कागज खोला। उन्होंने लिखना शुरू किया। ए खुदा के नाम पर कह रहा हूं, हे राजा करीम शाह, तुम इतने अकड़ू हो कि ऊंट भी शर्मा जाए। तुम्हारा दिमाग इतना छोटा है कि उसमें चिड़िया भी अपना घोंसला न बनाए। और तुम्हारा पेट, अरे भाई, पेट देखकर लगता है जैसे उसमें अनाज का पूरा गोदाम रख दिया हो। मुल्ला ने ये चिट्ठी ऐसे लिखी जैसे कोई कवि कविता लिख रहा हो। फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ हर लाइन में तारीफ उल्टी थी। चिट्ठी के अंत में उन्होंने लिख दिया, और हाँ, अगर ये पढ़कर आपको गुस्सा आए तो समझ लीजिए मैंने सही लिखा। अगले दिन सुबह मुल्ला ने चिट्ठी एक दूत के हाथ राजा के महल भिजवा दी। पूरा दिन मुल्ला इंतजार करते रहे। अभी पहरेदार आएंगे, मुझे पकड़कर ले जाएंगे। फिर मैं कहूंगा कि ये तो मजाक था, और फिर शहर में चर्चा होगी। लेकिन हुआ उल्टा। शाम होते होते महल से बुलावा आ गया, और साथ में एक अजीब खबर। मुल्ला, राजा ने तुम्हें दरबार में बुलाया है, और साथ ही कहा है कि तुम्हारे लिए एक खास इनाम तैयार है। मुल्ला चौंक गए। अरे, गाली दी और इनाम? मामला कुछ गड़बड़ है। मुल्ला जब दरबार पहुंचे तो राजा बड़े ठहाकों के साथ हंस रहे थे। दरबारी भी हंस रहे थे, लेकिन वो वाली हंसी जिसमें डर और मजबूरी दोनों थे। राजा ने कहा, अरे मुल्ला, ये चिट्ठी तो गजब है। मैंने जिंदगी में इतनी मजेदार गालियां नहीं सुनी। सब लोग तारीफ करते करते थक गए थे, तुमने पहली बार सच कहने की हिम्मत की। मुल्ला ने सिर खुजाया। सच? अरे मैंने तो मजाक में लिखा था। राजा ने धीरे से कहा, मुल्ला, दरअसल मैं अपनी तारीफ सुन सुनकर बोर हो चुका था। दरबारी सिर्फ मुझे खुश करने के लिए झूठ बोलते थे। तुम्हारी गालियां सुनकर मुझे लगा कोई तो है जो डरता नहीं, सच बोलता है। फिर राजा ने मुल्ला को सोने के 10 सिक्के दिए और कहा, ये लो तुम्हारे सच बोलने का इनाम। और हाँ, कभी भी अगर मेरे बारे में सच लिखना चाहो, चाहे वो मीठा हो या कड़वा, जरूर लिखना। मुल्ला ने सिक्के जेब में डाले और मुस्कुराते हुए बोले, जहां बादशाह खुद इनाम दे, वहां गालियां भी सोने में तौलनी चाहिए। उस दिन से मुल्ला और राजा के बीच अजीब दोस्ती हो गई। कभी मुल्ला राजा को मीठी बात कहते तो कभी ताने मारते, और राजा हर बार हंसकर सुनते। सीख, इस कहानी से 2 बातें निकलती हैं। एक, सच बोलने की हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है।
दोस्त, कभी कभी लोग तारीफ से नहीं बल्कि ईमानदार बातों से ज्यादा खुश होते हैं, बस तरीका सही होना चाहिए। कहानी 3। यह कहानी है उस जमाने की जब इंसाफ तराजू में नहीं बल्कि रसूख और सोने की थैलियों में तौला जाता था। अख्तरगढ़ नाम का एक शहर था जो अपनी खुशहाली के लिए कम और अपने काजी यानी न्यायाधीश हमीद खान की अकड़ के लिए ज्यादा जाना जाता था। काजी हमीद खान खुद को कानून का चलता फिरता ग्रंथ समझते थे। उनकी नज़र में कानून वो नहीं था जो किताबों में लिखा था, बल्कि वो था जो उनकी जुबान से निकलता था। और उसी शहर में रहता था सेठ जोरावर। पैसे का घमंड उसकी रगरग में दौड़ता था। एक सुबह सेठ जोरावर की हवेली में हड़कंप मच गया। उसकी सबसे कीमती हीरों जड़ी मुगलियां हार चोरी हो गई थी। शक की सुई सीधी जाकर रुकी एक गरीब और बूढ़े लकड़हारे रहीम चाचा पर, जो उस सुबह हवेली के बगीचे में सूखी लकड़ियां काट रहा था। मामला काजी हमीद खान की अदालत में पहुंचा। अदालत नाम की थी, असल में वो एक तमाशा था जिसका नतीजा पहले से तय था। सेठ जोरावर ने गरजकर कहा। सेठ जोरावर ने ऊंची आवाज में कहा, काजी साहब, यही है वो चोर। कल शाम तक मेरा हार मेरे संदूक में था। आज सुबह जब यह मनहूस मेरे बगीचे में आया, तभी से हार गायब है। इसकी आंखों में देखिए, चोरी साफ झलक रही है। इसके फटे कपड़े इसकी गरीबी और लालच की गवाही दे रहे हैं। रहीम चाचा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी कांपती हुई आवाज अदालत में मुश्किल से सुनाई दी। रहीम चाचा ने हाथ जोड़कर कांपती आवाज में कहा, हुजूर, मैं बेगुनाह हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से गुजारी है। मैं लकड़ियां बेचकर जो 2 सूखी रोटियां कमाता हूं, वही मेरा खजाना है। मैंने कोई हार नहीं देखा, अल्लाह मेरी गवाही देगा। काजी हमीद खान ने अपनी कलम उठाई, अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और रहीम चाचा को ऐसी नजरों से देखा जैसे कोई कीड़े मकोड़े को देखता है। सबूत, गवाह, इन सब की जरूरत ही क्या थी? एक तरफ शहर का सबसे अमीर सेठ था और दूसरी तरफ एक गरीब लकड़हारा। काजी का तराजू पहले ही एक तरफ झुक चुका था। काजी हमीद ने अकड़ के साथ कहा, खामोश, तुम्हारी ये झूठी कहानियां हम रोज सुनते हैं। सेठ जोरावर शहर के सबसे इज्जतदार व्यक्ति हैं, वो झूठ नहीं बोलेंगे। तुम्हारी गरीबी ही तुम्हारा सबसे बड़ा सबूत है। तुम जैसे लोगों की नजर हमेशा दूसरों की दौलत पर होती है। मुल्ला नसीरुद्दीन जो भीड़ में खड़े थे, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो समझ गए थे कि आज यहां न्याय की हत्या होने वाली है। काजी हमीद ने फैसला सुनाते हुए कहा, यह अदालत रहीम को सेठ जोरावर का कीमती हार चुराने का दोषी पाती है। इसे सजा के तौर पर 100 सोने की मोहरों का जुर्माना लगाया जाता है। जब तक यह जुर्माना अदा नहीं कर देता, इसे शहर की कालकोठरी में डाल दिया जाए। रहीम चाचा को जेल में डाल दिया गया। शहर में मायूसी छा गई। लोग काजी के अन्याय के खिलाफ बोलना तो चाहते थे, पर उनकी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन खामोश बैठने वालों में से नहीं थे। वो तलवार से नहीं, अपनी अक्ल से लड़ते थे। उन्होंने तय कर लिया कि वो काजी हमीद को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे अख्तरगढ़ की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने गधे से कहा, सुनो मेरे दोस्त, इस शहर में कानून अंधा हो गया है, और जब कानून अंध हो जाए तो उसे आईना दिखाना जरूरी होता है। अब देखो मैं कैसा आईना दिखाता हूं। अगले दिन पूरे शहर में एक अजीब खबर फैली। मुल्ला नसीरुद्दीन ने ऐलान किया कि वो शहर के चौराहे पर एक बहुत जरूरी मुकदमे की सुनवाई करने वाले हैं।
उन्होंने कहा, यह अख्तरगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा मुकदमा होगा। न्याय क्या होता है, यह कल पूरी दुनिया देखेगी। अगले दिन चौराहा एक खुली अदालत में बदल गया। काजी हमीद भी अपने घर की छत से यह तमाशा देख रहे थे, सोच रहे थे कि यह पागल मुल्ला आज कौन सा नया नाटक कर रहा है। मुल्ला एक जज की तरह काले कपड़े पहने चबूतरे पर बैठे, लेकिन कटघरे में कोई इंसान नहीं, बल्कि मुल्ला की अपनी बकरी बंधी हुई थी। लोग हैरान थे। मुल्ला ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और अपनी गंभीर आवाज में कार्यवाही शुरू की। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गंभीर आवाज में कहा, अदालत की कार्यवाही शुरू होती है। आज हमारे सामने एक बहुत संगीन मुजरिम है। इस बकरी पर इल्जाम है कि इसने काजी हमीद खान साहब की सबसे कीमती चीज चुराकर खा ली है। भीड़ में से एक आदमी ने पूछा, मुल्ला जी, बकरी ने काजी साहब का क्या खा लिया? मुल्ला नसीरुद्दीन ने और भी गंभीर होकर कहा, इसने काजी साहब की अक्ल खा ली है। नहीं, नहीं, उससे भी कीमती चीज। इसने कानून की वो मोटी किताब खा ली है जो काजी साहब के सिरहाने रखी रहती थी। यह सुनकर भीड़ हंसते हंसते लोटपोट हो गई। यह सरासर मजाक था, लेकिन मुल्ला का चेहरा ऐसा था जैसे वो वाकई किसी गंभीर मुकदमे की सुनवाई कर रहे हों। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बकरी की तरफ उंगली दिखाकर कहा, मैं इस अदालत का वकील इस बकरी पर इल्जाम लगाता हूं। मैंने अपनी आंखों से इसे उस किताब के पन्ने चबाते देखा है। एक पल रुककर, खैर देखा तो नहीं, पर मुझे ऐसा महसूस हुआ। और जब मुझे महसूस हुआ तो जरूर ऐसा ही हुआ होगा। यह सीधा तंज काजी हमीद के फैसले पर था, जो सबूतों पर नहीं बल्कि सेठ जोरावर की महसूसियत पर आधारित था। भीड़ अब शांत होकर मुल्ला की बात का गहरा मतलब समझने लगी थी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, अब मैं इस मुकदमे में एक गवाह पेश करना चाहता हूं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गधे की तरफ देखकर पूछा, गवाह साहब, क्या आपने इस बकरी को कानून की किताब खाते देखा? गधा अपने स्वभाव के अनुसार ढेंचू ढेंचू करता है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भीड़ की तरफ मुड़कर कहा, सुना आपने? गवाह साफ साफ कह रहा है, जी हाँ हुजूर, मैंने अपनी आंखों से देखा, यह गधा कभी झूठ नहीं बोलता। इसकी गवाही पत्थर की लकीर है। अब लोगों की हंसी में एक समझदारी थी। वो देख रहे थे कि कैसे मुल्ला एक एक करके काजी की न्याय प्रणाली का मखौल उड़ा रहे थे। फिर मुल्ला ने पाला बदला। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, अब मैं इस बेजुबान मुजरिम का वकील बनकर इसकी तरफ से कुछ कहना चाहता हूं। बकरी के पास जाकर उसके कान में फुसफुसाने का नाटक करते हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक है। मुल्ला वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, मुजरिम का कहना है कि यह एक सीधी सादी बकरी है। यह सिर्फ घास पत्तियां खाती है। इसे पढ़ना लिखना नहीं आता। तो यह कानून की किताब क्यों खाएगी, जिसमें ना स्वाद है ना खुशबू? यह बेगुनाह है। एक पल के लिए मुल्ला ने ऐसी बेबसी दिखाई जैसे रहीम चाचा अदालत में दिखा रहे थे। फिर अचानक उनका चेहरा फिर से एक सख्त जज का हो गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मेज पर हाथ पटककर कहा, खामोश। अदालत इस तरह की झूठी दलीलों पर यकीन नहीं करती। जब एक अमीर और इज्जतदार गवाह अपने गधे की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि इसने चोरी की है, तो जरूर की होगी। सबूत और दलीलें गरीबों और बेजुबानों के लिए नहीं होती। यह सुनकर काजी हमीद, जो अपनी छत से देख रहे थे, शर्म और गुस्से से कांपने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि यह हर शब्द, हर इशारा सीधा उन पर हमला था। पूरा शहर उन पर हंस रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने फैसला सुनाने के अंदाज में कहा,
तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस बकरी को कानून की किताब खाने का दोषी पाती है और इसे एक ऐसी सजा दी जाएगी जो इतिहास में मिसाल बनेगी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी आवाज में पूरी ताकत भरकर कहा, हुक्म दिया जाता है कि चूंकि इस बकरी ने कानून की पूरी किताब खा ली है, इसलिए सारा कानून अब इसके पेट में है। इसलिए आज से अख्तरगढ़ की नई काजी यह बकरी होगी। एक पल की खामोशी और फिर ऐसी हंसी का सैलाब उमड़ता है जैसा अख्तरगढ़ ने कभी नहीं सुना था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने चिल्लाकर कहा, हाँ, आज से यही हमारी न्यायाधीश है। अगर किसी को इंसाफ चाहिए तो आए और इस बकरी से पूछे। अगर दो लोगों में झगड़ा हो तो इस बकरी के सामने अपना मामला रखें। यह जो फैसला देगी सबको मानना होगा। और अगर मामला बहुत संगीन हो तो हम इस बकरी को ज़िबह करके इसके पेट से कानून की सही धारा निकालकर फैसला सुनाएंगे। यह व्यंग्य की पराकाष्ठा थी। मुल्ला ने काजी हमीद के पद और उनके न्याय को एक बकरी के बराबर लाकर खड़ा कर दिया था। काजी हमीद शर्म से पानी पानी हो गए। वो और बर्दाश्त नहीं कर सके और गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी छत से नीचे आए और भीड़ को चीरते हुए मुल्ला के सामने पहुंचे। काजी हमीद ने क्रोध से कांपते हुए कहा, बस करो यह बकवास मुल्ला। तुमने न्याय और अदालत का मजाक बनाकर रख दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुल्ला अपनी कुर्सी से शांति से उतरे। उनकी आंखों में अब मजाक नहीं बल्कि एक ठहरी हुई गंभीरता थी। उन्होंने ऐसी आवाज में जवाब दिया जो काजी के दिल में तीर की तरह चुभ गई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, काजी साहब, मजाक तो मैंने आज शुरू किया है, पर आप तो यह मजाक सालों से कर रहे हैं। मैंने तो सिर्फ एक बेजुबान बकरी को कटघरे में खड़ा किया है, आपने एक बेगुनाह इंसान की पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। मेरा गवाह एक गधा है जो बोल नहीं सकता। आपका गवाह एक अमीर सेठ था जिसकी जुबान दौलत से तर थी। मैंने बिना सबूत के फैसला सुनाया और आपने भी तो वही किया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने आगे कहा, काजी साहब, मैंने तो बस यह दिखाया है कि जब न्याय करने वाला अपनी अक्ल और आंखों पर दौलत की पट्टी बांध लेता है तो उसकी अदालत और इस चौराहे पर चल रहे तमाशे में कोई फर्क नहीं रह जाता। अगर आपकी तरह फैसला देना ही न्याय है तो यकीन मानिए, यह बकरी आपसे बेहतर काजी साबित होगी। कम से कम यह रिश्वत तो नहीं लेगी। मुल्ला के शब्द सुनकर काजी हमीद की गर्दन शर्म से झुक गई। भीड़ में खड़े लोग अब हंस नहीं रहे थे बल्कि काजी को घृणा की नजरों से देख रहे थे। सेठ जोरावर कब का भीड़ से खिसक चुका था। काजी हमीद को अपनी गलती का, अपने अपमान का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि अगर आज उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनकी इज्जत हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी। काजी हमीद ने चिल्लाकर कहा, सिपाहियों, रहीम लकड़हारे को कालकोठरी से आजाद किया जाए। सेठ जोरावर के मामले की जांच दोबारा की जाएगी। कुछ ही दिनों बाद सेठ जोरावर के एक भागे हुए नौकर के पास से वह हार बरामद हो गया। रहीम चाचा को बाइज्जत बरी कर दिया गया। उन्होंने सबसे पहले आकर मुल्ला नसीरुद्दीन का शुक्रिया अदा किया। रहीम चाचा ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा, मुल्ला जी, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। मैं आपका यह एहसान कैसे चुकाऊंगा? मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराकर और रहीम चाचा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, एहसान मुझ पर नहीं, अपनी हिम्मत पर करो रहीम चाचा। और याद रखो, जब अन्याय की रात बहुत घनी हो जाए तो किसी न किसी को व्यंग्य और बुद्धि का एक छोटा सा दीपक जलाना ही पड़ता है। मुल्ला की उस खुली अदालत ने अख्तरगढ़ के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन लोगों ने सीखा कि बुद्धि और व्यंग्य की एक चोट
सबसे शक्तिशाली तलवार से भी ज्यादा गहरी होती है। और सच्चा न्याय किताबों या आलीशान अदालतों में नहीं, बल्कि एक साफ दिल और खुली आंखों में बसता है। कहानी 4। सुबह का वक्त था। आकाश में हल्का सा सूरज निकला था, पर हवा में ठंडक अभी भी बची हुई थी। गांव के नुक्कड़ पर मुल्ला नसीरुद्दीन अपने पुराने लकड़ी के बेंच पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उनके गधे का नाम फिरोजा था, जो पास में एक बंधी रस्सी से घास चर रहा था। तभी अचानक चौकीदार हांफते हुए आया। मुल्ला, मुल्ला, जल्दी चलो, तुम्हें काजी साहब ने अदालत में बुलाया है। मुल्ला, अरे भाई, अदालत में? मैंने तो आज किसी पर मुकदमा किया नहीं, और किसी ने मुझ पर भी नहीं। फिर काहे का बुलावा? चौकीदार, सुना है मामला बड़ा पेचीदा है, काजी साहब खुद तुम्हारी राय चाहते हैं। मुल्ला ने धीरे धीरे हुक्का किनारे रखा, अपने चप्पल झाड़े और गधे की रस्सी उठाकर बोला, चल फिरोजा, लगता है आज तेरे मालिक को न्याय के नाम पर मुफ्त की चाय मिलने वाली है। शहर की अदालत एक पुराने किले जैसी इमारत थी। ऊंची छतें, मोटे पत्थरों की दीवारें और बीच में लकड़ी का बड़ा आसन, जिस पर काजी साहब बैठे थे। चारों ओर गांव वाले, वकील, सिपाही सब मौजूद थे। लेकिन सबके चेहरों पर उलझन और चुप्पी का माहौल था। जैसे ही मुल्ला अंदर आए, लोग हंसी रोकते हुए एक दूसरे को कोहनी मारने लगे। देखो देखो, गधे समेत आ गया। अब ये अदालत में क्या करेगा? गधा क्या गवाही देगा? मुल्ला ने सबकी ओर एक तिरछी मुस्कान फेंकी और गधे को दरवाजे के पास बांध दिया। मुल्ला, अरे गधे को मत देखो, कभी कभी वो भी मेरी तरह समझदार बातें कर देता है। काजी साहब ने अपनी भारी आवाज में कहा, मुल्ला, आज का मामला कठिन है। दो व्यापारी आपस में झगड़ रहे हैं। एक कहता है कि दूसरा उसका कर्जदार है, दूसरा कहता है कि उसने कर्ज चुका दिया। सबूत अधूरे हैं, गवाह उलझन में हैं। हमें कोई साफ राय नहीं मिल रही। मुल्ला ने सर खुजाया। तो इसमें दिक्कत क्या है? गवाहों से पूछिए। काजी साहब बोले, गवाह 5 हैं और 5 की बातें अलग अलग हैं। कोई सच नहीं पकड़ पा रहा। मुल्ला ने बिना देर किए गवाहों की ओर देखा। अच्छा भाइयों, मैं आप सब से बस एक सवाल पूछूंगा और उसका जवाब ही अदालत का फैसला करेगा। सब लोग चौंक गए। पहला व्यापारी एक सवाल से, अरे ये तो मजाक कर रहा है। दूसरा व्यापारी, अगर ये सच में कर दे तो मैं इसे आधा मुनाफा दे दूंगा। काजी साहब ने भी भौहें उठाईं। ठीक है मुल्ला, तुम्हें अनुमति है, लेकिन सवाल साफ हो और न्यायपूर्ण हो। मुल्ला ने सभी को चुप रहने का इशारा किया। अदालत में सन्नाटा छा गया। वो दोनों व्यापारियों को सामने बुलाकर बोला, तुम दोनों में से सच कौन बोल रहा है, यह पता लगाना आसान है। मैं तुमसे बस यही पूछूंगा, अगर कल सुबह तुम्हारे पास दुनिया का सारा धन और ताकत आ जाए तो तुम सबसे पहला काम क्या करोगे? पहला व्यापारी हंस पड़ा। अरे, मैं तो सबसे पहले सोने चांदी का महल बनवाऊंगा, नौकर रखूंगा और अपना नाम पूरे शहर में फैलाऊंगा। दूसरा व्यापारी बोला, मैं सबसे पहले उस कर्ज को चुकाऊंगा जो मुझ पर बाकी है, ताकि मेरा नाम साफ रहे। मुल्ला ने धीरे से मुस्कुराकर काजी साहब से कहा, हुजूर, आपको अब गवाहों की जरूरत नहीं। जिसने कहा कि वो कर्ज चुकाएगा वही सच बोल रहा है, क्योंकि झूठा आदमी कभी अपने ऊपर कर्ज मान ही नहीं लेता और सच्चा आदमी अपनी इज्जत सबसे पहले बचाता है। पूरी अदालत एकदम शांत हो गई।
लोग एक दूसरे को देखने लगे। पहले व्यापारी का चेहरा लाल पड़ गया। काजी साहब ने हथौड़ा बजाकर फैसला सुनाया। कर्ज अभी बाकी है। पहला व्यापारी तुरंत चुकाएगा। जैसे ही फैसला हुआ, भीड़ में हंसी फूट पड़ी। कोई कह रहा था, अरे वाह, एक सवाल और मामला खत्म। कोई बोला, इस मुल्ला के दिमाग में क्या चलता है, कोई नहीं समझ सकता। मुल्ला अपने गधे की रस्सी खोलते हुए बोला, अरे भई, न्याय लंबी दाढ़ी रखने से नहीं, सही सवाल पूछने से होता है। और हाँ, गधे को मत भूलना। रास्ते भर उसने ही मुझे यह सवाल सुझाया। गांव वाले ठहाके लगाते हुए उसके पीछे पीछे बाहर निकल आए। कहानी की सीख। सच को खोजने के लिए कई बार बड़ी बहस नहीं, बल्कि सही और सीधा सवाल ज्यादा असरदार होता है। जो अपने दोष को मान ले, वही असली सच्चा इंसान है। कहानी 5। ये कहानी है उस ज़माने की, जब दुनिया की रफ्तार थोड़ी धीमी थी। जब लोगों के पास एक दूसरे के लिए वक्त हुआ करता था, और जब इंसान की पहचान उसके कपड़ों या दौलत से नहीं, बल्कि उसकी अक्ल और इंसानियत से होती थी। इसी दुनिया के एक छोटे से लेकिन जिंदादिल शहर में रहते थे हम सबके प्यारे मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला नसीरुद्दीन कोई बादशाह या अमीर सौदागर नहीं थे। उनके पास दौलत के अंबार नहीं थे, लेकिन उनके पास वो खजाना था जो बड़े बड़े धनवानों को भी नसीब नहीं होता, हाजिर जवाबी, गहरी समझ और हर हाल में खुश रहने की कला। उनकी बातें कभी हंसाती, कभी गुदगुदाती, तो कभी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा जाती थीं। उनकी दुनिया छोटी थी, पर उनका दिल बहुत बड़ा था। एक दिन मुल्ला की पत्नी ने उनसे कहा, नसीरुद्दीन, घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं। बाजार जाकर ताजी तरकारी तो ले आओ। मुल्ला मुस्कुराए, अपनी फटी पुरानी पगड़ी को सिर पर ठीक से जमाया और बोले, बेगम, हुक्म सर आंखों पर। आज ऐसी सब्जियां लाऊंगा कि पड़ोसी भी खुशबू से खींचे चले आएंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे की लगाम थामे बाजार की उस भीड़भाड़ वाली गली से गुजर रहे थे। उनकी आंखें सबसे ताजे बैंगन और सबसे रसीले टमाटर ढूंढ रही थीं। वो हर दुकानदार से मजाक करते, बच्चों के सिर पर हाथ फेरते और अपने ही ख्यालों में मगन चले जा रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज इसी बाजार में उनका सामना शहर के सबसे बड़े घमंड से होने वाला था। शहर में एक सेठ रहता था, नाम था धनपत राय। नाम तो धनपत था, पर इंसानियत के मामले में वो कंगाल था। उसे अपनी दौलत का इतना नशा था कि वो जमीन पर पैर नहीं, बल्कि अपनी अकड़ रखता था। जब वो बाजार से गुजरता, तो उसके 4 हट्टे-कट्टे सिपाही आगे पीछे चलते और रास्ते में आने वाले हर गरीब को ऐसे धकेलते, जैसे वो इंसान नहीं, बल्कि रास्ते का पत्थर हो। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेठ धनपत राय अपनी शानदार पालकी में बैठा, पान चबाता हुआ बाजार से गुजर रहा था। उसके सिपाही लोगों को धक्का देते हुए उसके लिए रास्ता बना रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन, जो एक सब्जी वाले से मोलभाव करने में मशगूल थे, उन्हें इस हंगामे का पता ही नहीं चला। तभी सेठ के एक सिपाही ने मुल्ला को जोर से धक्का दिया। ऐ बुड्ढे, देखता नहीं, सेठ जी की सवारी आ रही है। हट जा रास्ते से। मुल्ला नसीरुद्दीन का संतुलन बिगड़ गया और वो लड़खड़ाकर सीधे कीचड़ से भरे एक गड्ढे में जा गिरे। उनके साफ सुथरे कपड़े मिट्टी से सन गए। सब्जियों का थैला हाथ से छूटकर बिखर गया। बाजार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सब लोग रुककर ये तमाशा देखने लगे। मुल्ला ने कीचड़ से उठकर खुद को संभाला। उन्हें चोट नहीं आई थी, लेकिन उनके सम्मान को गहरी ठेस पहुंची थी। उन्होंने गुस्से या नफरत से नहीं, बल्कि एक सवालिया निगाह से सेठ धनपत राय की ओर देखा।
वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन तभी पालकी का पर्दा हटा और सेठ ने अपना मुंह बाहर निकाला। सेठ धनपत राय ने घृणा से मुल्ला की ओर देखा और हंसते हुए बोला, अंधा है क्या? रास्ते के बीच में खड़ा था। हमारी वजह से तेरे ये चिथड़े गंदे हो गए। चल रो मत, ये ले। वो सिक्का, वो चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा, मुल्ला की गरीबी का मजाक उड़ा रहा था। वो उनके सम्मान पर लगे स्खम पर नमक छिड़कने जैसा था। सेठ के सिपाही जोर जोर से हंसने लगे। बाजार में खड़े लोग चुप थे, क्योंकि कोई भी सेठ से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। मुल्ला नसीरुद्दीन शांत खड़े रहे। उन्होंने एक बार सेठ के घमंडी चेहरे को देखा, फिर नीचे झुके और उस कीचड़ में सने सिक्के को उठाया। उन्होंने सिक्के को अपनी हथेली पर रखा, उसे देखा और फिर एक लंबी सांस ली। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने कोई फैसला कर लिया हो। सेठ ने अकड़कर कहा, अब खड़ा क्या है? दफा हो जा यहां से। पालकी आगे बढ़ गई और बाजार में फिर से शोरगुल शुरू हो गया। लोग अपने अपने कामों में लग गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन वहीं खड़े रहे। उनकी आंखों में अपमान की आग नहीं, बल्कि इंसाफ की एक ठंडी गहरी चमक थी। वो जानते थे कि काजी के पास जाने से कुछ नहीं होगा। कानून हमेशा अमीरों की जेब में होता है। उन्हें पता था कि इस अपमान का बदला सीधे तरीके से नहीं लिया जा सकता। इसके लिए अक्ल की जरूरत थी, सब्र की जरूरत थी। घर आकर मुल्ला चुपचाप एक कोने में बैठ गए। उनकी पत्नी ने जब गंदे कपड़ों और खाली थैले का कारण पूछा तो उन्होंने पूरी बात बताई। उनकी पत्नी गुस्से से बोली, आपको उसी वक्त उस घमंडी सेठ को जवाब देना चाहिए था। आपने वो सिक्का क्यों ले लिया? मुल्ला ने शांति से अपनी हथेली खोली और उस सिक्के को देखते हुए कहा, बेगम, हर घाव को भरने में वक्त लगता है और कुछ हिसाब ऐसे होते हैं जिन्हें बराबर करने के लिए सही मौके का इंतजार करना पड़ता है। ये सिक्का स्खम नहीं, बल्कि उस हिसाब की पहली किश्त है। इसे मैं संभाल कर रखूंगा। ये मुझे याद दिलाएगा कि इंसाफ अभी बाकी है। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। सेठ धनपत राय उस घटना को कब का भूल चुका था। उसके लिए ये रोज की बात थी। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन नहीं भूले थे। वो उस सिक्के को रोज देखते थे। उन्होंने बदला लेने की कोई जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने सेठ धनपत राय की हर आदत पर नजर रखनी शुरू कर दी। वो देखते कि सेठ रोज सुबह कहाँ जाता है, शाम को कहाँ से लौटता है, किस रास्ते पर उसके साथ कम सिपाही होते हैं और कहाँ वो सबसे ज्यादा लापरवाह होता है। मुल्ला किसी जासूस की तरह सब्र के साथ अपना काम करते रहे। लोग सोचते थे कि मुल्ला शायद डर गए या सब कुछ भूल गए, लेकिन वो एक शिकारी की तरह सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। कई महीनों के बाद मुल्ला को वो मौका मिल ही गया जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने देखा कि सेठ धनपत राय हर जुम्मे की शाम को शहर के बाहर बनी एक दरगाह पर जाता था। दरगाह तक पहुंचने के लिए एक संकरा लकड़ी का पुल पार करना पड़ता था, जो एक छोटी सी नदी के ऊपर बना था। पुल इतना तंग था कि उस पर से एक बार में एक ही इंसान गुजर सकता था। सेठ अपनी पालकी और सिपाहियों को पुल के इस पार ही छोड़ देता और पुल पर अकेले ही चलकर दरगाह तक जाता था। उसे अपनी दौलत और रुतबे पर इतना गुमान था कि उसे लगता था कि कोई उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। यही वो जगह थी, यही वो पल था। मुल्ला को पता था कि आज हिसाब बराबर करने का दिन आ गया है।
उस जुम्मे की शाम मुल्ला नसीरुद्दीन वक्त से पहले ही उस पुल के पास पहुंच गए और दूसरी तरफ एक घने पेड़ के पीछे छिपकर सेठ का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद सेठ धनपत राय की पालकी दूर से आती हुई दिखाई दी। हमेशा की तरह पालकी पुल के पास आकर रुकी। सेठ के सिपाही वहीं रुक गए और सेठ अपनी कीमती शॉल को संभालता हुआ पकड़कर पालकी से उतरा। उसने एक नजर अपने सिपाहियों पर डाली और अकेले ही पुल की तरफ बढ़ चला। सेठ धनपत राय जब पुल के ठीक बीचों बीच पहुंचा, तभी मुल्ला नसीरुद्दीन पेड़ के पीछे से निकले और शांत कदमों से पुल के दूसरे छोर पर आकर खड़े हो गए। सेठ ने सामने मुल्ला को देखा तो उसकी त्योरियां चढ़ गईं। उसे वो बाजार वाली घटना याद आ गई। उसने घृणा से कहा, अरे तू यहां क्या कर रहा है? हट मेरे रास्ते से, मुझे दरगाह जाना है। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। वो बस शांत खड़े सेठ को देखते रहे। उनके चेहरे पर न कोई डर था न कोई गुस्सा, बस एक अजीब सी खामोशी थी। सेठ का पारा चढ़ गया। वो चिल्लाया, सुना नहीं तूने? मैं कह रहा हूं हट जा। जानता नहीं मैं कौन हूं? अभी अपने सिपाहियों को बुलाकर तेरी हड्डियां तुड़वा दूंगा। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली और बहुत ही शांत आवाज में बोले, सेठ जी, आप मुझे जानते हैं और मैं आपको जानता हूं। बस एक पुराना हिसाब है जो आज बराबर करना है। इससे पहले कि सेठ कुछ समझ पाता या अपने सिपाहियों को आवाज दे पाता, मुल्ला नसीरुद्दीन ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसे पूरी ताकत से एक जोरदार धक्का दिया। धड़ाम! सेठ धनपत राय सीधा पुल के नीचे बह रही नदी में जा गिरा। नदी ज्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन उसका पानी गंदा और कीचड़ से भरा था। सेठ के हजारों रुपए के रेशमी कपड़े, उसकी कीमती पगड़ी, सब कुछ कीचड़ में लथपथ हो गया। पुल के उस पार खड़े सिपाही ये देखकर भौंचक के रह गए। वो चिल्लाते हुए नदी की तरफ भागे। सेठ नदी में खड़ा, कीचड़ और पानी से तरबतर, गुस्से और अपमान से कांप रहा था। उसकी सारी अकड़ उस कीचड़ वाले पानी में धुल गई थी। वो कीचड़ से सना हुआ नदी से बाहर निकला और आगबबूला होकर चिल्लाया, पकड़ लो इसे। जिंदा मत छोड़ना इस गुस्ताख को। मैं इसे सूली पर चढ़वा दूंगा। सिपाहियों ने दौड़कर मुल्ला को पकड़ लिया। मुल्ला ने भागने की या बचने की जरा भी कोशिश नहीं की। वो ऐसे खड़े थे जैसे उन्हें इसी पल का इंतजार था। सेठ धनपत राय गुस्से से हांफता हुआ मुल्ला के पास आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। तेरी ये हिम्मत कैसे हुई कि तूने मुझ पर हाथ उठाया? अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बड़ी शांति से अपनी जेब में हाथ डाला। उन्होंने अपनी जेब से वही पुराना चांदी का सिक्का निकाला जिसे उन्होंने महीनों से संभाल कर रखा था। उन्होंने वो सिक्का सेठ धनपत राय की तरफ बढ़ाया और बोले, सेठ जी, घबराइए मत। मैं कोई लुटेरा नहीं हूं। मैं तो बस एक पुराना कर्ज चुकाने आया था। और फिर उन्होंने वो सिक्का सेठ के पैरों के पास कीचड़ में फेंक दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन शांत और दृढ़ आवाज में, सेठ जी, याद है आपको? कुछ महीने पहले बाजार में आपने मुझे धक्का देकर कीचड़ में गिरा दिया था और बदले में ये एक सिक्का मेरी तरफ फेंका था। आज मैंने आपको धक्का देकर नदी में गिरा दिया और आपका वो सिक्का आपको लौटा दिया। अब हमारा आपका हिसाब बराबर हो गया। एक पल के लिए वक्त जैसे थम गया। सेठ के पास कहने के लिए एक शब्द नहीं था। मुल्ला की इस अनोखी और सटीक बराबरी के आगे उसकी दौलत, उसका रुतबा, उसकी ताकत, सब कुछ बौना पड़ गया था।
उसे पहली बार एहसास हुआ कि सम्मान को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता और अपमान का बदला कभी कभी तलवार से नहीं बल्कि अक्ल से लिया जाता है। उसका सारा गुस्सा शर्मिंदगी में बदल गया। वो लोगों से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसे समझ आ गया था कि अगर वो अब मुल्ला को कोई सजा देगा तो ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल जाएगी और लोग उसी पर हंसेंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन शांति से मुड़े और अपने घर की ओर चल दिए। सिपाहियों ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। सेठ धनपत राय वहीं कीचड़ में सना अपमानित खड़ा रहा। ये कहानी सिर्फ एक धक्के और एक सिक्के की नहीं है। ये कहानी है सम्मान की, इंसाफ की और सब्र की। मुल्ला नसीरुद्दीन ने हमें सिखाया कि जब कोई ताकतवर आपका अपमान करे तो जरूरी नहीं कि आप भी उसी की तरह बर्ताव करें। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव वो होता है जो सामने वाले को उसकी गलती का एहसास उसी की भाषा में लेकिन अपनी शर्तों पर कराए। उन्होंने दुनिया को बताया कि हिसाब बराबर करने का मतलब खून खराबा नहीं बल्कि तराजू के दोनों पलड़ों को एक समान करना है। एक तरफ अगर अपमान का वजन है तो दूसरी तरफ उसी अपमान का एहसास होना चाहिए। तो अगली बार जब कोई आपकी इंसानियत को अपनी दौलत से तौलने की कोशिश करे तो मुल्ला नसीरुद्दीन की इस कहानी को याद कर लीजिएगा। शायद आपको भी अपना हिसाब बराबर करने का कोई अनोखा और शांतिपूर्ण तरीका मिल जाए। कहानी 4। सदियों पहले की बात है जब मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम सिर्फ एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में ही नहीं बल्कि एक ऐसे हास्यबोध और विचित्र स्वभाव वाले इंसान के रूप में भी जाना जाता था जो अपनी बातों से सीधे और सरल तरीके से लोगों को गहरे सबक सिखा जाते थे। उनका गांव जहां उनकी साधारण सी कुटिया थी चहल पहल से भरा था। हर सुबह की किरण के साथ गांव के लोग अपने कामों में लग जाते और शाम ढलते ही चाय की दुकानों पर गपशप का दौर शुरू हो जाता जिसमें अक्सर मुल्ला नसीरुद्दीन के नए कारनामों का जिक्र होता। मुल्ला की कुटिया गांव के बीच में थी और उसके बगल में उनका छोटा सा बगीचा था जिसमें मुल्ला ने बड़े प्यार से कुछ फूल और सब्जियां लगा रखी थीं। यह बगीचा गांव वालों के लिए किसी खुले मैदान जैसा था। बच्चे खेलते कूदते हुए अक्सर फूलों को तोड़ देते, राहगीर बिना सोचे समझे फलों की डालियां झुकाकर कुछ तोड़ लेते और कभी कभी तो लोग अपने मवेशियों को भी वहीं चरने छोड़ देते थे। मुल्ला कभी किसी को कुछ नहीं कहते थे। वे बस मुस्कुरा देते, कभी अपने गधे को सहलाते तो कभी अपनी टोपी को ठीक करते। गांव वाले इसे मुल्ला की भलमनसाहत समझते थे या शायद उनकी उदासीनता। एक दिन जब सूरज अपने चरम पर था और गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था, मुल्ला ने एक अजीब काम शुरू किया। वे गांव के बाहरी हिस्से से एक एक करके पुरानी ईंटें और पत्थर बटोरकर लाने लगे। पहले तो गांव वालों ने ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद मुल्ला कुछ मरम्मत का काम कर रहे होंगे। लेकिन जब मुल्ला ने लगातार कई दिनों तक यही काम जारी रखा और ईंटों का एक बड़ा ढेर उनके बगीचे के किनारे जमा हो गया तो लोगों की जिज्ञासा बढ़ने लगी। मुल्ला क्या कर रहे हो? हसन ने पूछा, जो हमेशा दूसरों के मामलों में दखल देने वाला पहला व्यक्ति था। मुल्ला ने अपनी ऊंची नुकीली टोपी को ठीक किया और धूल झाड़ते हुए कहा, कुछ नया बना रहा हूं हसन। नया? क्या बना रहे हो? हसन ने अपनी भौहें चढ़ाई। यह तो समय ही बताएगा, मुल्ला ने रहस्यमय ढंग से जवाब दिया और अपने काम में लग गए। अगले कुछ दिनों में मुल्ला ने अपने बगीचे के चारों ओर एक दीवार बनानी शुरू कर दी। यह कोई साधारण दीवार नहीं थी। यह बहुत ऊंची थी, इतनी ऊंची कि यह मुल्ला के घर की छत तक पहुंचने लगी थी। मुल्ला अकेले ही काम करते थे। सूरज की तेज धूप में धूल मिट्टी के बीच वे एक एक ईंट को बड़ी सावधानी से जोड़ते, चूने का घोल लगाते और दीवार को ऊपर उठाते जाते। उनकी चाल धीमी थी लेकिन उनके हाथ नहीं रुकते थे। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई।
क्या मुल्ला पागल हो गए हैं? फातिमा ने अपनी सहेली को फुसफुसाते हुए कहा। इतनी ऊंची दीवार का क्या मतलब? न किसी चोर का डर, न किसी पड़ोसी से झगड़ा। लगता है उन्हें अचानक अमीरी चढ़ गई है, करीम ने व्यंग्य किया, जिसका घर मुल्ला के बगीचे से सटा हुआ था। अब हमारे आंगन में भी धूप नहीं आएगी, सिर्फ उस ऊंची दीवार की छाया होगी। कुछ दिन बाद दीवार इतनी ऊंची हो गई कि उसने करीम के घर के एक हिस्से को पूरी तरह से छाया में कर दिया। करीम, जो अपने आंगन में सुबह की धूप का आनंद लेने का आदी था, क्रोधित हो उठा। वह कुछ और पड़ोसियों के साथ मुल्ला के पास गया। मुल्ला, करीम ने गुस्से से कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी इस ऊंची दीवार ने मेरे आंगन को ठंडा और अंधेरा कर दिया है। न अब सुबह की धूप आती है, न ताजी हवा। हसन ने समर्थन किया, हाँ मुल्ला। और यह तो गांव के बीच में एक अजीब सी बाधा बन गई है। हम तुम्हारी कुटिया के पीछे से नदी की ओर जाया करते थे, अब तो तुम्हारी दीवार ने वो रास्ता भी बंद कर दिया है। फातिमा ने जोड़ा, और मुल्ला, हमें अब तुम्हारे सुंदर फूलों का दर्शन भी नहीं होता। क्या तुम्हें लगता है कि यह सही है? मुल्ला ने काम रोका। उन्होंने अपने हाथों से धूल झाड़ी और शांति से उनकी ओर देखा। मित्रों, मुल्ला ने कहा, उनकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी। यह दीवार मेरे बगीचे की सुरक्षा के लिए है। मैं नहीं चाहता कि मेरे फूलों को कोई तोड़े या मेरी सब्जियों को कोई रौंदे। सुरक्षा? करीम ने उपहास किया। मुल्ला, यह तो कोई किला नहीं है। और तुमने इतनी ऊंची दीवार बना दी है कि अब तो आसमान भी मुश्किल से दिखता है। जितनी ऊंची दीवार उतनी ज्यादा सुरक्षा, मुल्ला ने सीधे जवाब दिया और फिर से अपनी ईंटें जोड़ने लगे। गांव वाले निराश होकर लौट गए। उन्होंने मुल्ला को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुल्ला अपनी धुन में लगे रहे। गांव में मुल्ला के खिलाफ एक मौन विद्रोह सा शुरू हो गया। लोग उनसे मिलते जुलते नहीं थे, बच्चे उनके पास खेलने नहीं आते थे। चाय की दुकानों पर उनकी ऊंची दीवार और मुल्ला की पागलपन की चर्चा आम हो गई। कुछ लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि मुल्ला लालची हो गए हैं, या शायद वे कोई गुप्त खजाना छिपा रहे हैं। मुल्ला को इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। वे रोज सुबह उठते, अपने गधे को चारा खिलाते, नमाज पढ़ते और फिर अपनी दीवार बनाने में जुट जाते। उनकी एकाग्रता अटूट थी। कई हफ्तों तक यही क्रम चलता रहा। दीवार अब इतनी ऊंची हो चुकी थी कि उसके पार देखना असंभव था। मुल्ला का बगीचा पूरी तरह से अदृश्य हो गया था। अब किसी को नहीं पता था कि उस दीवार के भीतर क्या हो रहा है। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के बाहर एक सूखे कुएं में एक बच्चा गिर गया था। यह कुआं गांव के बाहरी छोर पर था और वहां तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता मुल्ला के घर के पीछे से होकर जाता था। लेकिन अब मुल्ला की ऊंची दीवार ने वह रास्ता बंद कर दिया था। बच्चों को बचाने के लिए लोगों को बहुत लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ा। जब तक वे पहुंचे, बच्चे को बचाने में और भी देर हो गई थी। हालांकि बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन इस घटना ने गांव वालों को मुल्ला की दीवार से हुई असुविधा का कड़वा एहसास दिलाया। कुछ दिन बाद एक और घटना हुई। गांव में आग लग गई। आग एक घर से शुरू हुई और तेजी से फैलने लगी। गांव के लोग बाल्टियों में पानी भरकर आग बुझाने के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन फिर वही समस्या, मुल्ला की ऊंची दीवार। दीवार ने सीधी पहुंच को बाधित कर दिया था। लोगों को लंबा रास्ता तय करना पड़ा, जिससे आग पर काबू पाने में बहुत समय लग गया और कुछ घर जलकर राख हो गए। अब गांव वालों का धैर्य जवाब दे चुका था। वे गुस्से में मुल्ला की कुटिया के सामने जमा हो गए। करीम, हसन और फातिमा सबसे आगे थे। मुल्ला,
यह तुम्हारी दीवार अब एक अभिशाप बन गई है, करीम चिल्लाया। तुम्हारी इस जिद ने हमें कितना नुकसान पहुंचाया है। हसन ने कहा, हमारी जान खतरे में पड़ गई थी। आग बुझाने में इतनी देर लग गई। फातिमा ने आंखों में आंसू लिए कहा, हमारे बच्चे की जान पर बन आई थी। क्या तुम्हें जरा भी परवाह नहीं? मुल्ला ने अपनी कुटिया से बाहर आए। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह शांति थी, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी। उन्होंने चारों ओर जमा भीड़ को देखा, फिर अपनी ऊंची दीवार की ओर इशारा किया। मित्रों, मुल्ला ने शांत स्वर में कहा, आज आप सभी इस दीवार से परेशान हैं। यह दीवार आप सभी को एक बाधा लगती है, एक मुसीबत। आप सही कहते हैं। इसने आपको लंबा रास्ता तय करवाया, इसने आपके जीवन को मुश्किल बनाया। लोगों ने सोचा कि शायद मुल्ला को अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि यह दीवार बनी क्यों? क्या यह सिर्फ मेरी सनक थी या मेरा पागलपन? मुल्ला ने एक गहरी सांस ली। जब मैंने इस दीवार को बनाना शुरू किया था, तब आप में से कोई नहीं आया यह पूछने की, मुल्ला, क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? जब मैं एक एक ईंट उठाता था, जब मेरे हाथ थक जाते थे, तब आप सब चाय की दुकानों पर बैठकर मेरी बेवकूफ़ी की कहानियां सुनते थे। जब मेरे बगीचे के फूल और फल रौंदे जाते थे, जब बच्चे बिना सोचे समझे डालियां तोड़ देते थे, तब आप सब हंसते थे और कहते थे, मुल्ला को क्या फर्क पड़ता है। मुल्ला की आवाज अब थोड़ी ऊंची हो गई थी, लेकिन उनमें गुस्सा नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। आप मेरे बगीचे को एक खुला मैदान समझते थे, जिस पर किसी का कोई हक नहीं। आप बेफिक्र होकर उसमें घुस जाते थे, उसे नुकसान पहुंचाते थे, यह सोचे बिना कि किसी ने उसे बड़े प्यार से सींचा है। आप अपने बच्चों को मेरे फूलों को तोड़ने से नहीं रोकते थे, बल्कि अक्सर उन्हें प्रोत्साहित करते थे। आप अपने मवेशियों को उसमें चरने छोड़ देते थे। उन्होंने एक पल के लिए अपनी बात रोकी और फिर कहा, तब मैंने सोचा, अगर कोई मेरे बगीचे की चिंता नहीं करता, अगर कोई इसकी देखभाल में मदद नहीं करता, तो मुझे इसकी रक्षा खुद ही करनी होगी। और जब मैंने इसे बनाने का फैसला किया, तो किसी ने पूछा नहीं कि मुल्ला, तुम्हें मदद चाहिए। किसी ने मेरा एक भी पत्थर उठाने में मदद नहीं की। हर कोई सिर्फ देख रहा था, मेरी आलोचना कर रहा था, मेरा मजाक उड़ा रहा था। आप सब ने इस दीवार को अपनी आंखों से बनते देखा, लेकिन किसी ने इसके पीछे की जरूरत को महसूस नहीं किया। मुल्ला ने अपनी ऊंची दीवार की ओर हाथ फैलाया। यह दीवार सिर्फ ईंटों और चूने से नहीं बनी है। यह बनी है आपकी अनदेखी से, आपकी उदासीनता से, आपकी आलोचना से। जब आप सब अपने अपने घरों की चारदीवारी के भीतर अपने जीवन में व्यस्त थे, तब मैंने इस दीवार को एक एक ईंट जोड़कर खड़ा किया। यह मेरी अपनी ताकत थी, जिसे मैंने अपनी चीजों की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि मुझे किसी और से कोई मदद नहीं मिली। आज जब इस दीवार ने आपको परेशानी दी है, जब इसने आपके रास्तों को रोका है, जब इसने आपके जीवन को मुश्किल बनाया है, तभी आपको इसका अस्तित्व याद आया है। यह दीवार आपको सिर्फ एक भौतिक बाधा नहीं दे रही, बल्कि यह आपको उस अनदेखी का सबक सिखा रही है जो आपने मेरे बगीचे के प्रति की थी, और उस सहयोग की कमी का जो आप में थी। यह दीवार आपको यह भी सिखाती है कि जब कोई व्यक्ति अकेला किसी बड़ी चुनौती का सामना करता है और उसे दूसरों से कोई समर्थन नहीं मिलता, तो वह अपने लिए ऐसी दीवारें खड़ी कर लेता है जो उसे बाहरी दुनिया से अलग कर देती हैं। आप में से किसी ने नहीं सोचा कि मुल्ला इस दीवार के बजाय शायद कुछ और बनाना चाहता था, कुछ ऐसा जो पूरे गांव के काम आता। लेकिन जब हर कोई सिर्फ अपनी सहूलियत और मनोरंजन की चिंता करता है, तो व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे कदम उठाता है जो दूसरों के लिए असुविधाजनक हो सकते हैं।
मुल्ला ने धीरे धीरे अपनी आवाज को नम्र किया। यह दीवार मेरे बगीचे को सुरक्षित रखती है, हाँ, लेकिन यह उससे भी ज्यादा कुछ करती है। यह आपको दिखाती है कि कैसे आपकी अपनी निष्क्रियता और दूसरों के प्रति आपकी संवेदनहीनता ने एक ऐसी बाधा पैदा कर दी है जिसका खामियाजा अब आपको भुगतना पड़ रहा है। गांव वाले सन्न रह गए थे। मुल्ला की बातें उनके दिलों में गहरे उतर गई थीं। उन्होंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। उन्होंने सिर्फ मुल्ला की दीवार को एक परेशानी के रूप में देखा था, एक बाधा के रूप में, लेकिन कभी इसके बनने के पीछे की कहानी और अपनी भूमिका को नहीं समझा था। वे अब अपने स्वार्थ, अपनी उदासीनता और अपनी आलोचना पर शर्मिंदा थे। करीम ने धीरे से कहा, मुल्ला, हमें माफ कर दो। हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं। हसन ने सिर झुकाया, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते रहे। हमने तुम्हारी मदद नहीं की। फातिमा की आंखों में अब पछतावे के आंसू थे। हमने तुम्हें गलत समझा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, माफी मांगने की जरूरत नहीं है मित्रों। बस अब जब आप इस दीवार के पीछे के सबक को समझ गए हैं तो भविष्य में याद रखिएगा कि कैसे एक व्यक्ति की अकेली मेहनत, अगर उसे सहयोग न मिले तो वह ऐसी चीजें खड़ी कर सकती है जो बाद में दूसरों के लिए समस्या बन जाती हैं। याद रखिएगा कि समुदाय की शक्ति एक साथ काम करने में है, एक दूसरे का समर्थन करने में है। उन्होंने अपनी आंखों में एक शरारती चमक के साथ कहा, और अब जबकि आप सब इस दीवार के अस्तित्व और इसके पीछे के कारण को समझ गए हैं, मुझे लगता है कि अब इसकी उतनी जरूरत नहीं है। गांव वाले हैरान रह गए। मुल्ला ने अपनी कुटिया में जाकर कुछ औजार लाए। उन्होंने दीवार के एक हिस्से में से एक पत्थर हटाया और फिर दूसरा। आश्चर्यजनक रूप से उस दीवार में एक पहले से ही बना हुआ गुप्त दरवाजा था जिसे मुल्ला ने बड़े करीने से ईंटों से छिपा रखा था। उन्होंने दरवाजे को खोला। यह दरवाजा हमेशा यहाँ था, मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं इसे तब तक नहीं खोल सकता था जब तक आप सभी को इस दीवार की कीमत का एहसास न हो जाए। यह दरवाजा हमेशा खुला रहता अगर आप सब ने मिलकर इस बगीचे की रक्षा में मेरी मदद की होती। यह रास्ता हमेशा सीधा रहता अगर आप सब ने कभी सोचा होता कि एक दूसरे की मदद करना कितना जरूरी है। गांव वाले शर्मिंदा और हैरान खड़े थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मुल्ला ने इतनी दूर की सोची होगी। उन्होंने देखा कि दीवार के भीतर मुल्ला का बगीचा पहले से कहीं अधिक हरा भरा और सुंदर था, क्योंकि अब उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। अब आप इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुल्ला ने कहा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब आप न केवल इस रास्ते का बल्कि एक दूसरे के जीवन का भी सम्मान करेंगे। और यदि भविष्य में किसी को कोई दीवार बनानी पड़े तो कृपया पूछें कि क्या उन्हें मदद की जरूरत है, बजाय इसके कि आप उनके पागलपन का मजाक उड़ाएं। उस दिन के बाद गांव में बहुत कुछ बदल गया। मुल्ला की दीवार के कुछ हिस्से को हटा दिया गया, लेकिन दीवार पूरी तरह से नहीं हटाई गई। वह एक निशान बन गई, एक याद दिलाती निशानी की कैसे अनदेखी और उदासीनता से बड़ी बड़ी बाधाएं पैदा हो सकती हैं, और कैसे सहयोग और समझदारी उन बाधाओं को दूर कर सकती है। गांव के लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे। बच्चों को सिखाया गया कि दूसरों की चीजों का सम्मान करें। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होता तो लोग एक दूसरे से पूछते, क्या तुम्हें मदद चाहिए, और मुल्ला नसीरुद्दीन का बगीचा अब पूरी तरह से सुरक्षित और सुंदर एक बार फिर गांव वालों के लिए खुशी का स्रोत बन गया, लेकिन इस बार सम्मान और समझ के साथ। मुल्ला की ऊंची दीवार ने उन्हें एक ऐसा सबक सिखाया था जो ईंटों से भी ज्यादा मजबूत और समय से भी ज्यादा स्थायी था, सहिष्णुता, सहयोग और मानवीय संबंधों का महत्व। कहानी 5।
उस पुराने गांव की धूल भरी गलियों में, जहां समय की चाल थोड़ी धीमी थी और कहानियां हवाओं में तैरती थीं, मुल्ला नसीरुद्दीन का छोटा सा घर था। यह घर किसी महल जैसा नहीं था, लेकिन उसमें शांति और संतोष का वास था। घर के पीछे एक छोटा सा बागीचा था, जिसमें मुल्ला ने अपने हाथों से फलों के पेड़ और सब्जियों की क्यारियां लगाई थीं। मुल्ला अपने जीवन में सादगी और आत्मनिर्भरता को बहुत महत्व देते थे। उनके पास जो कुछ भी था, वह उनकी अपनी मेहनत का फल था, चाहे वह उनके बगीचे में लगे मीठे सेब हों या उनके घर के कोने में रखी मजबूत लकड़ी की सीढ़ी। यह सीढ़ी कोई साधारण सीढ़ी नहीं थी। मुल्ला ने इसे खुद बनाया था। उन्होंने गांव के सबसे मजबूत पेड़ की लकड़ी चुनी थी, उसे हफ्तों तक सुखाया था और फिर बड़ी सावधानी से एक एक डंडे को तराशकर उसे जोड़ा था। यह सीढ़ी उनकी कारीगरी और धैर्य का प्रतीक थी। यह इतनी मजबूत थी कि मुल्ला अक्सर कहते थे, यह सीढ़ी तुम्हें सिर्फ छत तक नहीं, बल्कि तुम्हारी मेहनत के फल तक पहुंचा सकती है। मुल्ला के घर के ठीक बगल में कासिम का घर था। कासिम स्वभाव से थोड़ा आलसी और ऑपर्चुनिस्टिक था। वह हमेशा आसान रास्ता खोजता था। जहां मुल्ला अपनी समस्याओं का हल खुद निकालने में विश्वास रखते थे, वहीं कासिम दूसरों से मदद मांगने में माहिर था। वह पड़ोसी धर्म की दुहाई देकर अक्सर लोगों से चीजें उधार लेता, लेकिन उन्हें लौटाने में उतनी ही ढिलाई बरतता था। गांव के लोग उसके स्वभाव को जानते थे, लेकिन उसकी मीठी बातों में आकर अक्सर उसकी मदद कर ही देते थे। एक दिन मानसून की पहली बारिश के बाद कासिम के घर की छत टपकने लगी। पानी की बूंदें सीधे उसके बिस्तर पर गिर रही थीं। परेशान होकर वह भागा भागा मुल्ला के पास आया। मुल्ला भाई, मुल्ला भाई, बड़ी मुसीबत आ गई है, कासिम ने हांफते हुए कहा। मुल्ला अपने गधे को चारा खिला रहे थे। उन्होंने शांति से मुड़कर पूछा, क्या हुआ कासिम? इतने परेशान क्यों हो? मेरी छत से पानी टपक रहा है। अगर इसे ठीक नहीं किया तो पूरा घर तालाब बन जाएगा। क्या आप अपनी सीढ़ी कुछ घंटों के लिए दे सकते हैं? मैं बस कुछ खपरेल ठीक करके तुरंत लौटा दूंगा। मुल्ला ने एक पल के लिए कासिम को देखा। वे जानते थे कि कासिम की तुरंत की परिभाषा समय से थोड़ी अलग होती है। फिर भी उन्होंने सोचा कि एक पड़ोसी की मदद करना धर्म है। जोर ले जाओ कासिम, मुल्ला ने कहा। लेकिन ध्यान रखना, यह बहुत पुरानी और मेरे लिए कीमती है। मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है। इसका ध्यान रखना। आप चिंता न करें मुल्ला भाई, कासिम ने कृतज्ञता दिखाते हुए कहा। मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा। कासिम खुशी खुशी वह भारी सीढ़ी उठाकर अपने आंगन में ले गया। उसने सीढ़ी लगाकर छत की मरम्मत की। काम खत्म होने तक शाम हो चुकी थी। उसने सोचा, अब रात में सीढ़ी लौटाने कौन जाए, सुबह दे दूंगा, और वह सीढ़ी को अपने आंगन में ही छोड़कर सो गया। अगले दिन मुल्ला को अपने सेब के पेड़ से कुछ पके हुए सेब तोड़ने थे, जो सबसे ऊंची डाल पर लगे थे। उन्होंने सोचा कि कासिम अब तक सीढ़ी लौटा चुका होगा। लेकिन जब उन्होंने बाहर देखा तो सीढ़ी गायब थी। वे कासिम के घर गए। कासिम अपने आंगन में हुक्का पी रहा था और सीढ़ी वहीं एक कोने में पड़ी थी। सलाम कासिम, मुल्ला ने कहा। क्या तुम्हारा काम हो गया? मुझे सीढ़ी की जरूरत थी। कासिम थोड़ा झेंपा। अरे हाँ मुल्ला भाई, मैं तो भूल ही गया था। बस अभी लौटाता हूँ। लेकिन फिर उसने एक और बहाना बनाया, वैसे मुझे लगता है कि एक और जगह से पानी आ रहा है। मैं आज दोपहर में फिर से जांच करूंगा। शाम तक पक्का लौटा दूंगा। मुल्ला ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाकर वापस आ गए। उन्होंने सोचा, शायद उसे सच में जरूरत होगी।
लेकिन शाम भी बीत गई और अगला दिन भी आ गया। सीढ़ी वापस नहीं आई। अब मुल्ला को थोड़ा अजीब लगने लगा। उस दिन उन्होंने देखा कि कासिम का बेटा और उसके दोस्त उसी सीढ़ी को जमीन पर लिटाकर क्रिकेट का विकेट बनाकर खेल रहे थे। गेंद बार बार सीढ़ी के डंडों से टकरा रही थी। मुल्ला को यह देखकर अच्छा नहीं लगा। वे फिर कासिम के पास गए। कासिम, यह क्या हो रहा है? मेरी सीढ़ी कोई खिलौना नहीं है। कासिम ने लापरवाही से कहा, अरे मुल्ला भाई, बच्चे ही तो हैं। थोड़ी देर खेल लेंगे तो क्या हो जाएगा? सीढ़ी तो लकड़ी की ही है, टूटेगी थोड़ी। मुल्ला ने गहरी सांस ली। कासिम, मदद का मतलब यह नहीं होता कि तुम उस चीज का अपमान करो। कृपया इसे आज लौटा दो। कासिम ने मुंह बनाकर वादा किया, लेकिन उस दिन भी सीढ़ी नहीं लौटी। अब वह सीढ़ी कासिम के घर का हिस्सा बन चुकी थी। कासिम ने उसे अपने आंगन में स्थायी रूप से रख लिया था। वह उसे हर छोटे बड़े काम के लिए इस्तेमाल करता। कभी कपड़े सुखाने के लिए तो कभी अपने तोते का पिंजरा टांगने के लिए। हद तो तब हो गई जब गांव के एक और व्यक्ति जमाल को अपनी दुकान का बोर्ड टांगना था और उसने कासिम से पूछा कि क्या गांव में किसी के पास ऊंची सीढ़ी है। कासिम ने गर्व से कहा, हाँ मेरे पास है। ले जाओ, पर शाम तक लौटा देना। जब मुल्ला ने जमाल को अपनी सीढ़ी ले जाते देखा तो उनका धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने जमाल को रोका। जमाल, यह मेरी सीढ़ी है। तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? जमाल हैरान रह गया। आपकी? मुझे तो कासिम ने दी। उसने कहा यह उसकी है। मुल्ला सीधे कासिम के पास पहुंचे। इस बार उनकी आवाज में थोड़ी सख्ती थी। कासिम, यह क्या है? तुम मेरी चीज को अपनी बताकर दूसरों को दे रहे हो? यह तो हद हो गई। कासिम ने बेशर्मी से जवाब दिया, मुल्ला भाई, आप छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देते हैं। हम पड़ोसी हैं। चीजें एक दूसरे के काम ही आती हैं। इसमें अपना पराया क्या? जमाल को जरूरत थी तो मैंने दे दी। यही तो पड़ोसी धर्म है। मुल्ला समझ गए कि कासिम से बहस करना व्यर्थ है। उन्होंने फैसला किया कि अब वे सीधे तरीके से अपनी सीढ़ी वापस नहीं मांगेंगे। वे सही समय का इंतजार करेंगे। कुछ दिन बाद मुल्ला ने अपने घर के बाहर जोर जोर से रोने और विलाप करने की आवाज सुनी। यह आवाज कासिम के घर से आ रही थी। मुल्ला ने देखा कि कासिम अपने आंगन में सिर पकड़कर बैठा था और उसकी पत्नी उसे सांत्वना दे रही थी। हुआ यह था कि कासिम अपनी बकरी को, जो छत पर चढ़ गई थी, उतारने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा था। चूंकि सीढ़ी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा और लापरवाही से हुआ था, उसका एक डंडा कमजोर हो गया था। जैसे ही कासिम ने उस पर पैर रखा, वह चट की आवाज के साथ टूट गया। कासिम संतुलन खो बैठा और नीचे गिर पड़ा। शुक्र था कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई, बस पैर में मोच आ गई थी। मुल्ला शांति से कासिम के पास गए। कासिम ने उन्हें देखते ही शिकायत करना शुरू कर दिया। देखा मुल्ला भाई, आपकी इस पुरानी सड़ी हुई सीढ़ी ने मुझे गिरा दिया। मेरा पैर टूटते टूटते बचा। आपको ऐसी खतरनाक चीजें घर में रखनी ही नहीं चाहिए। मुल्ला ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने टूटी हुई सीढ़ी को उठाया और उसे ध्यान से देखने लगे, जैसे वह कोई जीवित प्राणी हो। उन्होंने टूटे हुए डंडे को सहलाया और फिर सीढ़ी से बात करना शुरू कर दिया। ओह मेरी प्यारी सीढ़ी, मुल्ला ने दुख भरे स्वर में कहा, यह तुम्हारी क्या हालत हो गई? जब तुम मेरे साथ थी तो कितनी मजबूत और सम्मानित थी। तुम मेरी मदद करती थी, मेरे फलों तक पहुंचने में, मेरी छत संवारने में। मैंने तुम्हें हमेशा सम्मान दिया,
तुम्हें बारिश और धूप से बचाया। लेकिन देखो, जब से तुम पराए घर गई हो, तुम्हारा क्या हाल हुआ है। गांव के कुछ लोग जो तमाशा देखने जमा हो गए थे, वे मुल्ला को अजीब नजरों से देखने लगे। कासिम भी हैरान था कि मुल्ला उससे बात करने के बजाय एक बेजान सीढ़ी से बात कर रहे हैं। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, उनकी आवाज में दर्द था। इन्होंने तुम्हारा सम्मान नहीं किया, मेरी सीढ़ी। इन्होंने तुम्हें खिलौना बनाया, तुम्हें कपड़े सुखाने का स्टैंड समझा। तुमसे वह बोझ उठवाया जिसके लिए तुम नहीं बनी थी। तुम्हें एक हाथ से दूसरे हाथ में ऐसे भेजा गया जैसे तुम्हारी कोई कीमत ही न हो। और जब तुम इस दुर्व्यवहार से थककर टूट गई, तो इन्होंने दोष भी तुम ही पर मढ़ दिया। कह रहे हैं कि तुम कमजोर हो, तुम सड़ी हुई हो। मुल्ला ने सिर उठाकर भीड़ की ओर देखा और फिर उनकी नजरें कासिम पर टिकीं। यह सीढ़ी कमजोर नहीं है। कमजोर वह सोच है जो मदद के नाम पर मिली चीज की कद्र नहीं करती। यह सीढ़ी सड़ी हुई नहीं है, सड़ी हुई वह नीयत है जो उधार ली हुई चीज को अपनी मिल्कियत समझ लेती है। उन्होंने कासिम की ओर इशारा करते हुए कहा, जब मैंने यह सीढ़ी कासिम को दी थी, तो मैंने सिर्फ लकड़ी का एक ढांचा नहीं दिया था। मैंने अपनी मेहनत, अपना विश्वास और एक जिम्मेदारी दी थी। कासिम ने मेरी मदद तो ले ली, लेकिन उस विश्वास और जिम्मेदारी को निभाने में असफल रहा। उसने सोचा कि मदद मुफ्त की होती है, लेकिन मदद कभी मुफ्त नहीं होती। उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, सम्मान और देखभाल के रूप में। यह डंडा आज इसलिए टूटा क्योंकि इस पर सिर्फ कासिम का वजन नहीं था। मुल्ला ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, इस पर उसकी लापरवाही का वजन था, उसके आलस का वजन था, उसके असम्मान का वजन था। और इतने वजन से तो पत्थर भी टूट जाए, यह तो फिर भी लकड़ी है। कासिम का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। गांव वालों के सामने उसकी सारी सच्चाई खुल चुकी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी मदद न लौटाने की आदत इतनी बड़ी मुसीबत और अपमान का कारण बन जाएगी। मुल्ला की बातें तीरों की तरह उसके दिल में चुभ रही थीं। मुल्ला टूटी हुई सीढ़ी को अपने कंधे पर रखकर अपने घर की ओर चल दिए। कासिम लंगड़ाता हुआ उनके पीछे आया। मुल्ला भाई, मुझे माफ कर दीजिए, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपकी चीज की कद्र नहीं की। मैं आपको एक नई, इससे भी मजबूत सीढ़ी बनवा कर दूंगा। मुल्ला रुके। उन्होंने मुड़कर कासिम को देखा। उनके चेहरे पर अब कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक शांत मुस्कान थी। नई सीढ़ी की जरूरत नहीं है कासिम, उन्होंने कहा। जरूरत इस बात को समझने की है कि जब कोई तुम्हारी मदद करता है तो वह तुम पर भरोसा करता है। उस भरोसे को तोड़ना किसी सीढ़ी के डंडे को तोड़ने से कहीं ज्यादा बुरा है। उन्होंने आगे कहा, मैं इस सीढ़ी को खुद ठीक कर लूंगा, क्योंकि जो चीज अपनी मेहनत से बनी हो उसे सुधारा भी जा सकता है। लेकिन तुम अपनी आदत को सुधारो। मदद लो, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। उधार लो, लेकिन समय पर लौटाने की नीयत के साथ। और याद रखो, पड़ोसी धर्म सिर्फ लेने का नाम नहीं है, बल्कि देने और सम्मान करने का भी नाम है। उस दिन के बाद कासिम पूरी तरह बदल गया। उसने न केवल मुल्ला से अपनी गलती की माफी मांगी, बल्कि गांव में हर उस व्यक्ति से माफी मांगी जिसकी चीज उसने कभी समय पर नहीं लौटाई थी। वह मेहनत करने लगा और उसने जल्द ही अपनी खुद की एक छोटी सी सीढ़ी बना ली। मुल्ला ने अपनी टूटी हुई सीढ़ी को ठीक कर लिया। उन्होंने टूटे हुए डंडे की जगह एक नया और भी मजबूत डंडा लगाया। लेकिन उन्होंने उस पर एक निशान छोड़ दिया, एक याद के तौर पर। वह सीढ़ी आज भी मुल्ला के घर के कोने में खड़ी है।
उसका वह मरम्मत किया हुआ डंडा गांव वालों को हमेशा एक कहानी सुनाता है, एक ऐसे पड़ोसी की कहानी जिसने मदद को मुसीबत बना दिया था, और एक बुद्धिमान मुल्ला की कहानी जिसने एक टूटी हुई सीढ़ी के जरिए रिश्ते, जिम्मेदारी और सम्मान का सबसे बड़ा सबक सिखाया था। यह कहानी इस बात का प्रतीक बन गई कि मदद एक खूबसूरत तोहफा है, लेकिन अगर उसे जिम्मेदारी की डोर से न बांधा जाए तो वह देने वाले और लेने वाले दोनों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है।